हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपकी परीक्षा कल होने वाली है। हालांकि हमारा जो वीडियो है वो शाम को 8 बजे लाइव होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम हुई और हम लोग इस वीडियो को लाइव नहीं कर पाए, इसलिए हम रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। शायद ये मॉर्निंग जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसकी मॉर्निंग तक आप तक पहुंच जाएगा, तो कोई बात नहीं। अभी ही सही हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं हमारी इस क्लास में। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो पर चैप्टर के सारे क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं, कुछ कुछ बातें हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे। देखिए, पहला है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कोयले के दहन की रासायनिक अभिक्रिया को बताओ। साथ ही साथ इसका एक और क्वेश्चन इसमें दिया है, बुझे हुए सोने के निर्माण की विधि लिखिए और इससे संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं और नामांकित चित्र बनाना है। तो देखो सिंपल सा है, संयोजन अभिक्रिया हमें पता है। संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कितने उत्पाद बना देते हैं? अपने एक उत्पाद बना देता है। कितना उत्पाद? एक। जैसे इसमें साथ में उदाहरण देने का कहा है कोयले का। कोयले का कहा तो हम यहाँ पर कोयले की बात करते हैं। तो देखो, कोयले का अर्थ सी कार्बन और दहन का अर्थ होता है आपका O2 के साथ रिएक्शन। तो हमने O2 के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया? CO2। साथ में ही आपको पता ही है क्या मुक्त होती है? उष्मा। तो एक तो ये था हमारा सिंपल सी अभिक्रिया होगी। दूसरा, बुझे हुए चूने को की अपन को क्रिया करानी है, तो इसमें सिंपल सा है, बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaO, और जब हम इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो हमें बुझा हुआ, ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा चूना होता है ये। और जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो ये बीकर वाला आपको डायग्राम भी बनाना है। उसके साथ और क्या क्या कह रहे हैं ये? क्या हो गया भाई? चलो हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया। अगला अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो, संयोजन की उल्टी वियोजन होती है। संयोजन नहीं पूछेगा तो वियोजन पूछेगा। वियोजन में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ पर हमने लिखा ना वियोजन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट के दो छोटे छोटे टुकड़े बनाता है, एक से अधिक बना देता है, दो बना दे, दो से अधिक बना देते हैं, तो उसे हम वियोजन कहते हैं। एक पदार्थ है वो टूट जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? वियोजन। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट था और इसको हमने उष्मा दी तो क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2, तो दो उत्पाद बन गए, इसलिए हम इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। जल के विद्युत अपघटन की निम्न विधि बतानी थी और चित्र बनाना था, तो हमें सीधा जल के विद्युत अपघटन में क्या है? कुछ नहीं, जल का विद्युत अपघटन कैसे करते हैं? पानी लो, पानी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करो, और ये डायग्राम आ गया, आप लोग देख लो। विद्युत धारा प्रवाहित करी, ये बैटरी जोड़ दी, तो एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। जो प्लस वाला होगा उस साइड से ऑक्सीजन निकल जाएगी, जो माइनस वाला हम जोड़ेंगे उससे बैटरी का, ये एक प्लस सिरा होगा मान लो, तो एक माइनस सिरा होगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? ये विद्युत अपघटन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखना। देखो, मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि हमारे जितनी भी अभिक्रिया ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। हर बार एक दो अभिक्रिया कंटिन्यू पूछी जाती है, तो आप तो शायद तो संयोजन अभिक्रिया याद कर लो, आप चाहो तो वियोजन अभिक्रिया याद कर लो, आप चाहो तो विस्थापन और द्विविस्थापन, ये सब इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक अभिक्रिया आपसे पूछी जाती है, आपकी डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी आती है। तो चलिए, तो मैं जो बता रहा हूँ, विस्थापन अभिक्रिया में किसी यौगिक में उसका एक तत्व किसी
अधिक अभिक्रियाशील तत्व से विस्थापित हो जाता है। कि भाई मान के चलो सिंपल सा, जैसे ए और बी है और इसमें साथ में सी है, ये सी मान लो बी से अधिक क्रियाशील है तो इस बी को हटा करके खुद जुड़ जाता है तो ए सी बन जाता है और बी बेचारा क्या हो जाता है, अलग। ऐसी स्थिति को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कॉपर सल्फेट था तो कॉपर सल्फेट में कॉपर से अधिक क्रियाशील जिंक आया तो इस जिंक ने कॉपर को हटाया तो ये जिंक सल्फेट बन गया जबकि कॉपर अलग हो गया। तो ऐसा। और द्विविस्थापन में क्या होता है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, कुछ भी नहीं होता, आयनों का आदान प्रदान यहाँ पर लिखा। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान, जैसे AgNO3 था और NaCl था तो AgCl बन गया, यानी कि जो Ag है वो NO के साथ से हटके Cl के साथ जुड़ गया तो AgCl बन गया, और NO3 और Na ये मिलकर के NaNO3 बना दिया। तो ये होता है। तो सिंपल सा है, इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है और दो नए यौगिक बन जाते हैं। तो ये आपके ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है, क्या होता। अच्छा, ये देखी जाएगी कि यह अभिक्रिया आपको अधूरी दी जाएगी और आपको इसको पूरा करना होगा कि ऐसे हो जाए तो अभिक्रिया कैसे होगी वो आपको दिखाना है। तो आप देखो इसमें क्या हो सकता है। तो देखो ये वाला देखो, आप कॉपर सल्फेट है और साथ ही साथ क्या है, फेरस। तो बताओ कॉपर सल्फेट फेरस इनको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए आपको सगेरता श्रेणी याद रखनी होगी। सगेरता श्रेणी जिसकी मैंने आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रखी है, हमारे चैनल पर भी डाल रखी है ट्रिक, वो है ना, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, याद रखना भाई। तो ये फेरस इस कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है तो इसको विस्थापित कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। इसी तरह से जिंक में ये भी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। कई बार पूछा जाता है इनका नाम बताओ, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन। और इसी तरह से हम यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पर भी विस्थापन, ये वाली हमने लिखे हुआ है ना, तो Zn इस H2 को हटा दिया तो ZnSO4 बन गया और H2 अलग हो गया। और इसकी बात करें Na ऑक्सीजन के साथ तो Na2O बन जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है। तो ये कुछ इस तरह की अभिक्रिया है। नेक्स्ट और अपन देखते हैं कुछ। इसमें देखो आप, बहुत सिंपल सी समीकरण है, X, Y और Z को पहचानिए। कॉपर है और कॉपर की जगह Y आ रहा है, जुड़ रहा है तो नमी बनती है और नमी में हरा पदार्थ बनता है, वो है X। तो ऐसा क्या है भाई, आपको ये बताना है। तो Y क्या होगा, ये होता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, यहाँ पर भी आ रही है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और X बन रहा है, X का अर्थ क्या बन रहा है, ये बन रहा है कॉपर। और अच्छा सिंपल सा है, ध्यान रखना आप लोग कि कॉपर जो है वो उसका कार्बोनेट बन जाता है CuCO3 यहाँ पर हरा पदार्थ। और सिल्वर के साथ अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की रिएक्शन करवाएंगे तो काला पदार्थ बनेगा, ये सिल्वर सल्फाइड। और अगर हम इसकी बात करें FeSO4, तो FeSO4 को गर्म करेंगे तो FeSO3 बनेगा प्लस FeSO3 बनेगा, सॉरी FeSO3 और SO3 और उसके बाद SO2 बनता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना SO2। चलो विस्थापन अभिक्रिया कैसे करते हैं, और विस्थापन अभिक्रिया कैसे करता है भाई, अभी हमने परिभाषा दी थी कि नहीं दी थी। जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व आता है तो विस्थापित करता है, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, सिंपल सा विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। और अब आपको यहाँ पर ये भी पहचानना है कि ये भी क्या पहचानना है, Zn प्लस कॉपर सल्फाइड और A बन रहा है और कॉपर बन रहा है, तो सिंपल सा है, कॉपर बन रहा है, इसका मतलब ये जिंक इसको क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है।
जिंक क्या कर रहा है, इसको विस्थापित कर रहा है कॉपर को। और इसमें अच्छा, इसमें देखो, इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया होने वाली है। कौन सी अभिक्रिया? तो इसमें ये बेरिलियम किसके साथ जुड़ जाएगा, ये Na2 और Cl2 बन गया तो NaCl बन गया, तो बेरिलियम इस सल्फाइड के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, बेरिलियम सल्फेट बन रहा है। ठीक, नहीं बेरिलियम सल्फेट या नहीं लिखा, सॉरी, बेरिलियम सल्फेट ये नहीं लिखा, चलो कोई नहीं, आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें अपचयन भी और उपचयन भी हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें अपचयन भी और उपचयन भी हो उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। और जल के विद्युत अपघटन का अभी हमने जो बताया था उसी में आ रहा है, ये सेम ही आ गया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पूछे, प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए संयोजन अभिक्रिया वियोजन, संयोजन और वियोजन मैंने बता ही रखा है, अभी इंपॉर्टेंट है। और कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो कॉपर बनता है और ऑक्सीजन किसके साथ चला जाता है, हाइड्रोजन के साथ, तो जल बनता है। मैं किस पदार्थ का ऑक्सीकरण और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, इस प्रकार का एक उदाहरण देखो। एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि अपचयन क्या होता है और उपचयन क्या होता है। अपचयन, ये नाम देख लो, अप का अर्थ होता है ऊपर, और व्यक्ति ऊपर कब जाता है, जब ऑक्सीजन की क्या हो, कमी। तो ऑक्सीजन की जहां कमी हो रही है वहां पर क्या हो रहा है, अपचयन। और उपचयन, तो ऑक्सीजन की अपचयन में कमी हो रही है तो इसमें उपचयन में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी। ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, वृद्धि। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। तो यहां पर देख लो आप, ऑक्सीजन, कॉपर से ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, कॉपर, यहाँ पर हो गया अपचयन और ये हो गया उपचयन, उपचयन। तो ये आपका एक अलग हो गया कि अपचयन और उपचयन का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जहां पर अपचयन और उपचयन दोनों होता है, इसलिए हम इसी अभिक्रिया को आप रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हो। कौन सी अभिक्रिया कह सकते हैं, रेडॉक्स। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे भाई, रेडॉक्स कहेंगे। कौन सी कहेंगे, रेडॉक्स। दोबारा इसने पूछ लिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे कहते हैं। ZnO प्लस कॉपर और जिंक ऑक्साइड में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो जहां ऑक्सीजन की कमी है, मैंने पहले ही बता रहा हूं, ऑक्सीजन की जहां आपको कमी दिखे वो अपचयन है, क्लियर सी बात है। और जहां ऑक्सीजन की वृद्धि दिखे उपचयन है। ट्रिक से बता रहा हूं, आप यानी ऊपर, व्यक्ति ऊपर कब जाता है कि गया, यानी कि जब वो सांस नहीं लेता है। सांस कब नहीं लेता है, जब सांस नहीं लेता तो ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक बात। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये सेम ही बातें हैं, इसमें और क्या बताऊं, ये अम्ल के आगे, ठीक है ना। तो बताओ कौन सा, ये बताओ, बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा। ये आपको दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, ये तो कुछ कुछ याद रखना है। इसमें से मैं बता देता हूं, वो छोड़ो आप, ये देखते जाओ। चींटी के डंक से कौन सा स्त्राव होने वाला अम्ल का नाम बताओ। चींटी के डंक से अम्ल कौन सा स्त्रावित होता है, तो मेथेनोइक, और इसे ही फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। और ये एक जगह से और होता है, एक तो ये नेटल पौधे के डंक से होता है, और साथ ही साथ ये मधुमक्खी के वहां से होता है, मधुमक्खी के डंक से होता है। के डंक से कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है, मेथेनोइक अम्ल, या इसको हम कह सकते हैं फॉर्मिक अम्ल, ठीक। किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए pH मान उदासीन कब होता है, जब 7 होता है। pH मान कितना होता है, 7। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु के साथ होने वाली अभिक्रिया से निकलने वाली गैस का नाम बताओ और समीकरण लिखो। भाई आप अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सार है, सार का अभिक्रिया धातु के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, और क्या कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। तो ये हमने ये अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट डाल दो। ये आपके एग्जाम में इसमें नहीं आई तो बोर्ड में जरूर टपकेगी, ये ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट डाल दो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो NaOH और साथ में जिंक की क्रिया, जब तब ये बनता है Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट होता है और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये बात ध्यान रखें आप।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? पीने के जल को जीवाणु से मुक्त करना है। पीने के जल को जीवाणु से मुक्त करना है तो आपको पता ही है किसका उपयोग करते हैं अपन? सीधा सा है, पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करना है तो सिंपल सा है, विरंजक चूर्ण। और अगर तुम्हें पूछा जाए पानी की स्थायी कठोरता दूर करनी है, या यहाँ पर आया जल की स्थायी, ये साथ में आता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा धोने का सोडा। तुम सोच ही नहीं सकते, धोने का सोडा जिससे आप कपड़े वपड़े धोते हो, उससे जल की परमानेंट कठोरता दूर की जा सकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है धोने का सोडा। और खाना बनाने में, रसोई घर में स्वादिष्ट खाना बनाने में कौन सा होता है? खाने का सोडा। और धोने का सोडा और खाने का सोडे को बेकिंग सोडा कहते हैं। अच्छा, इसका सूत्र देख लो, NaHCO3, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। हाइड्रोजन आता है तो बाई आती है, बाई। हमारे यहाँ पर मम्मी को बाई कहते हैं, तुम्हारे शहरों में क्या कहते हैं? बाई कहते होंगे खाना बनाने वाली को, लेकिन हमारे यहाँ मम्मी को बाई कहते हैं, इसलिए हम बाई खाना भी बनाती है हमारे यहाँ, और आपके वहाँ बाई होती है वो खाना बनाती है। तो खाने और बाई का सीधा सीधा संबंध है, खाने और बाई का सीधा सीधा संबंध है। जब भी आपको सोडियम बाई कार्बोनेट दिखे तो कह देना कि बेकिंग सोडा है। और धोने का सोडा होता है Na2CO3 और 0.10 H2O, 10 क्रिस्टल जन के अणु होते हैं। और खिलौने और सजावट का सामान बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है। और ये डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी इसका यूज करता है, दैट्स इम्पोर्टेंट। और जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, किसी भी धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सिंपल सी बात है। और ये अभिक्रिया सिंपल कुछ याद रखना। और नेक्स्ट, और एक गैस, हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या है? सिंपल सा है, वो हाइड्रोजन गैस फट की ध्वनि के साथ जलती है। पीएच, किसकी पीएच अधिक होगी? रक्त या अशुद्ध जल? जो अशुद्ध जल है उसकी पीएच सिंपल सा है 7 होती है, जबकि खून है, रक्त है, इसकी पीएच हल्की सारी होती है, हल्का सारी है, तो 7 से ज्यादा। जठर रस या नींबू? भाई साहब, जठर रस की पीएच कम होती है नींबू, क्योंकि जठर रस बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, HCl है ये। और संश्लेषित शुष्क, अरे संश्लेषित शुष्क, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। संश्लेषित शुष्क 2 हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, एक तो मेथिल ऑरेंज। अरे संश्लेषित का अर्थ क्या होता है? कृत्रिम, पूछा जाए कृत्रिम, एक पूछा जाए प्राकृतिक, दोनों चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। कृत्रिम में मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थैलिन है, इसने क्या लिखा? फिनोल्फ्थैलिन, जो भी लिखा। पीएच स्केल क्या है? बताओ पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल किसे कहते हैं? स्पष्ट करो कि मुंह का पीएच परिवर्तन दंत क्षय का कारण है। बहुत अच्छे से समझा रखा है। पीएच स्केल एक ऐसा मापक है जो अम्लता और सारकता हो गया कुछ संख्यात्मक मान को प्रकट करता है, और इसका उपयोग किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की आयनों की सांद्रता के लिए किया जाता है। पीएच में परिवर्तन के दंत का इनेमल, जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ये जल में नहीं घुलता, किंतु मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर ये संचारित होने लगता है। और जब भोजन करते हो तो मुंह को अगर आप ढंग से साफ नहीं करोगे तो वहां पर कुछ शर्करा या खाद्य पदार्थ रह जाएंगे, जिससे वहां पर बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे, और बैक्टीरिया एक अम्ल का निर्माण करते हैं, और अम्ल पीएच मान को कम करेगा, जिससे दंत क्षय हो जाएगा। अगर आप सारकीय दंत मंजन से ब्रश करते हो तो आपका क्या हो जाएगा? मुंह साफ हो जाएगा, और अब बैक्टीरिया नहीं बढ़ेंगे तो दांत आपके खराब नहीं होंगे। ठीक बात, समझ जाते हो कि नहीं जाते हो? अम्लीय ऑक्साइड के नाम लिखे जिनके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है, 2 ही है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सिंपल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बेकिंग सोडा के 2
बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल, ध्यान रखना 2 घटक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर के सॉरी बेकिंग पाउडर में 2 चीजें आती है। बेकिंग सोडा आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलीय जल के अणु, जिप्सम में होते हैं 2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है 1/2, आधा। और किसकी पीएच अधिक होगी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। क्लोर सार अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, और क्लोर सार अभिक्रिया जलीय हाइड्रोजन, ये क्लोर सार अभिक्रिया देखते हैं। क्लोर सार अभिक्रिया, क्लोर सार अभिक्रिया याद करो, इसमें नहीं आया है, ठीक है। क्लोर सार अभिक्रिया का क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है और सोडियम हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। इस अभिक्रिया को क्लोर सार अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक क्लोरीन गैस बनती है, साथ ही ये सार सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सार होता है, ये सार बनता है। तो क्लोर और सार, क्लोर सार अभिक्रिया होती है। और अयस्क किसे कहते हैं, तांबे के पृष्ठकरण की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन करो। तो जिन खनिजों में किसी विशेष धातु की मात्रा अधिक होती है उसे हम अयस्क कहते हैं, और जिन्हें निकालना लाभकारी होता है अयस्क कहते हैं। तांबे का अयस्क है, ये तो रटने वाली चीजें हैं। सक्रियता श्रेणी कहते हैं, किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता बताओ। भाई धातुओं की क्रियाशीलता को आपने अवरोही क्रम में सेट कर रखा है ना, उससे जो सूची मिली हमें, उस सारणी मिली है, उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसके द्वारा किसी भी धातु के निष्कर्षण में सहयोग मिलता है, पता चल जाता है कि कौन सी ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सी कम अभिक्रियाशील है। तो उसमें का गैंग और एनोड पंख पर संक्षिप्त में टिप्पणी करो। गैंग क्या होती है, गैंग मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारे यहाँ गैंग कहता है नरेगा का जो काम चलता है ना, उसे गैंग कहते हैं। और वहां पे जाके लुगाइयाँ क्या काम करती है, मिट्टी और रेत आदि का काम होता है। तो तुम ये समझ लो कि पृथ्वी से प्राप्त जो खनिज है वहां पर मिट्टी रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग। और विद्युत अपघटनी परिष्करण में विद्युत अपघटन के समय अविलेय अशुद्धियां होती है, उन्हें जो एनोड के साइड में तली में नीचे बैठ जाती है, उन्हें हम एनोड पंख कहते हैं। विद्युत अपघटन आप करते हो, विद्युत अपघटनी परिष्करण जो होता था उसमें आप विद्युत अपघटन करते थे, तो एनोड की साइड में जहाँ, जैसे एनोड ये पड़ा है ना एनोड, हाँ ये सही डायग्राम सेट है भाई साहब, कत्ती जैर ये वाला, यहाँ पर ये एनोड है, इस एनोड के यहाँ पर ये तली में क्या बैठ गई, अशुद्धियां अपद्रव, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। और भर्जन और निस्तापन, ये बताओ, भर्जन सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर आप गर्म करो तो ये ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाते हैं, जिसे भर्जन कहते हैं। सल्फाइड अयस्क होता है और वायु की उपस्थिति बस। और निस्तापन में क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क होते हैं और वायु की उपस्थिति नहीं होती, सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में बदलते हैं, तो इसे आप क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। तो ये है भर्जन। तो इसकी अभिक्रिया आप देख लो, भले ये देख लो, दोनों की अभिक्रिया, निस्तापन की भी और भर्जन की भी, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड है, और जिंक सल्फाइड की अभिक्रिया आप किसके साथ करो, ऑक्सीजन के साथ, यानी कि इनको गर्म करो तो ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और SO2 गैस मुक्त हो जाएगी। निस्तापन में क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क होते हैं और वायु नहीं होती, सिर्फ ऐसे ही गर्म करते हैं सीमित वायु में, तो ZNO बनता है, यानी कि जिंक का ऑक्साइड बन जाता है और CO2 मुक्त होता है। तो ऐसी बात है। तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, इन्हें हम क्या देते हैं, निस्तापन। चल नेक्स्ट देखते जाओ। ओ भैया ये पेज दोबारा आया होगा, वेट आया कि नहीं आया, गुड। सोडियम क्लोरीन और सिलिकॉन में से कौन सी उपधातु है, सोडियम तो धातु है, क्लोरीन अधातु है, जबकि सिलिकॉन क्या है, उपधातु। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन उपधातु है, ये अधातु। ये इसको छोड़ो, अधातु का कौन पूछेगा, इतनी सारी अधातु है और बच्चे को पता होगा कि अधातु कौन सी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैग्नीशियम और
क्लोरीन के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से MgCl2 कैसे बनता है बताओ। तो आपको पता है ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसका, मैग्नीशियम का। कितने नंबर पे होता है भाई, 12 पे होता है ना, मैग्नीशियम 12 पे है। तो 2 8 2, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2। जबकि क्लोरीन का आप देखो, क्लोरीन का कितने नंबर पे होता है, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 7। इसको चाहिए 1, इसके पास है 2, तो ये क्या करेगा, जैसे ही हमने ये बढ़ा दिया, M इसके पास 2 है, Cl इसके पास 1 कम पड़ रहा है, इसके पास 1 कम पड़ रहा है, 1 इसको दे दिया और 1 इसको दे दिया, बस ये वाला है। ऐसा ही हमने किया, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इसको दिया, तो क्या बन गया, MgCl2 बन गया ना, MgCl2। ओके, नेक्स्ट सीधे पढ़ते जाओ बेटा, पढ़ते जाओ। कमरे के तापमान कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, कमरे के तापमान पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन तुमसे पूछे कि कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा नहीं लिखना भाई, ध्यान रखना इस बात का। तुम लिख के आओगे क्या, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती, पारा, मरकरी या Sg। ये तो बात सही है, लेकिन तुमसे पूछे, क्या पूछे भाई, अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो तुम क्या बताओगे भाई, ब्रोमीन। कौन सी, ब्रोमीन। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात। चलो, पारा तो आजकल सबके दिमाग में पारा 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 हो रहा है, लेकिन ब्रोमीन ब्रोमीन नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। नाइट्रोजन व क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। नाइट्रोजन 7 नंबर का, तो कितना हो जाएगा, 5 और 2, 2 और 5, सॉरी, पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8, तो ये। और क्लोरीन कितने नंबर का, 17 का, अभी लिखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और सोडियम क्लोराइड का निर्माण, वो मैग्नीशियम क्लोराइड था, उसके मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके कितना है, इसका तो 1 ही है, तो ये 1 लो भाई। ये कहां से आ गया भाई, इसका क्या होगा, ये Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इसको दे दिया, पूरा हो गया। निस्तापन और भर्जन में अंतर, अरे क्या निस्तापन निस्तापन, सारे दिन निस्तापन निस्तापन करते रहोगे क्या, निस्तापन सारे दिन थोड़ी होगा, नहीं करेंगे। धातुओं के 2 गुण है, कोई क्वेश्चन नहीं है, आया है पर ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। लवण, ये ठीक है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ सकता है। क्या लिखा है, एक, ये बार बार ये ऐसा क्यों आ रहा भाई, ओके। ये भाई क्या हो गया, कहाँ आ गए हम, कुछ पता नहीं चल रहा, ये सेव, ओके भाई साहब, चलती क्लास में हम कहाँ आए, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो बताओ ऐसे कैसे हो गया, कुछ तो है गड़बड़। ओके, तो यहाँ पर भी कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। क्या बात है, क्या बात है, हमारा तो गड़बड़ी हो गया भाई, सारा का सारा गड़बड़ का हो गया। चलो वापस आओ, कम टू द टॉपिक, कहाँ पढ़ रहे थे हम, ये ठीक था कि नहीं, 2 उप धातुओं के नाम बताओ, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ये ध्यान रखना, ऐसा ही, और जेई जर्मेनियम। लोहे धातु पर भाप की कोई क्वेश्चन नहीं, खास क्वेश्चन नहीं है, ये हम देख रहे थे कि वो आया ही नहीं। चलो इसको देखते हैं। चलो अब सही है, एक तत्व
मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से विक्रिया करता है, आग पकड़ता है। आग कौन सा होगा? तुम्हारे दिमाग में आया होगा सोडियम, और तुमने आके फाड़ फाड़ के देखा होगा कि पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर और लेड, लेकिन सोडियम तुम्हें दिखाई नहीं। लेकिन नालायकों ये बात ध्यान रखो, पोटेशियम तो सबसे ऊपर होता है। याद करो कैटरीना ने कार मांगी वाली बात, तो बताओ कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है? पोटेशियम। और अगर इसकी जगह सोडियम आता तो भी सही था, तो ये भी बात है। नेक्स्ट देखो भाई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये बताना, वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, पानी पी लेता हूं। पानी पीने तक वेट करते रहिए। पानी हम पी लिए हैं तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। चलो शुरू करें वापस। देखो तुम भी पानी पी लिए होंगे, जब मैंने कह के ही गया था तो तुम खुद भी पी लिए होंगे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के बीच में अगर एकल आबंध पाया जाए, एकल बंध, एक बंध पाया जाता है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहता है। अगर जिसका सूत्र क्या होता है, इसे एल्केन कहते हैं सामान्यतः। इसका क्या कहते हैं? एल्केन, जैसे मैथेन, हेथेन, इसका सामान्यतः सूत्र होता है CnH2n +2 प्लस 2। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड वाले, ये डबल बॉन्ड वाले एल्कीन, और ये होते हैं एल्काइन, और इसका सूत्र होता है CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2। तो ये तो सिंपल सी बात है। अल्कोहल का विकृतीकरण, भाई याद करो वो बातें जब मैं आपको बताता था कि जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल फैक्ट्रियों में बहुत यूज होता है। तो फैक्ट्रियों में बहुत यूज होता था कौन सा? एथेनॉल। अल्कोहल मतलब एथेनॉल की बात कर रहे हैं। एथेनॉल फैक्ट्रियों में बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। तो मजदूर काम करते, 8 बजे छुट्टी होती तो सोचते हैं कि ले लेते हैं थोड़ा सा, और ले लेते, ड्रम भर रखा होता था। तो फैक्ट्री वाला ने दिमाग लगाया तो उसमें डाल देते थे मेथेनॉल। मेथेनॉल होता है जहरीला, और जिससे उस जो एथेनॉल है वो पीने लायक नहीं रहता, पीने योग्य नहीं रहता। तो ये विकृतीकरण कहलाता है। और अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिला देते हैं, कुछ कलर मिला देते हैं, जैसे जिससे इसका रंग नीला होता है, और इसे इसे क्या कहते हैं? विकृत अल्कोहल कहते हैं। ठीक बात। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक एक हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जैसे ये है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का मीथेन के हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है और ये मीथेन है, CH4 है, इसके साथ क्लोरीन जुड़ा तो CH3, एक हाइड्रोजन को हटा दिया HCl बन गया, फिर दूसरे हाइड्रोजन को हटा दिया HCl बन गया। ऐसे करके सब हाइड्रोजन हटते जाते हैं, तो इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक आएगा हाइड्रोकार्बनों का दहन। हाइड्रोकार्बनों का आप दहन करोगे तो क्या होगा भाई? सिंपल सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो ये स्वस्थ नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। जैसे आप गैस जलाते हो, गैस पे खाना बनाते हो तो स्वस्थ नीले रंग की गैस जलती है, जबकि आप लकड़ियां डाल के बनाते हो ना तो कैसी बनती है? तो ये बनती है पीले रंग की गैस।
कम मात्रा में वायु की उपस्थिति में पूर्ण दहन नहीं होने के कारण कारण क्या होता है, काली ज्वाला उत्पन्न होती है। नीली ज्वाला प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक बात। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रोजनीकरण बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बॉयज, लिखो भाई, देखते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसका हाइड्रोजनीकरण करना है तो पैलेडियम या निकल दोनों में से एक उत्प्रेरक ले लो, पैलेडियम Pd या Ni निकल ले लो, और ये क्या करेगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या करेगा, हाइड्रोजन जोड़ेगा। ये असंतृप्त यानी कि डबल बॉन्ड वाला है, ये डबल बॉन्ड वाला है, और इसमें एक हाइड्रोजन ये जुड़ा, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा, तो एक बॉन्ड हमारा टूट गया। तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और अब लास्ट में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। असंतृप्त है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। इससे हम इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन जुड़ रहे हैं, दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। तो ये है निकल उत्प्रेरक। इस प्रक्रिया से वनस्पति तेलों से आप बना सकते हो, वनस्पति घी बना सकते हो। कैसे बनाते हैं, वनस्पति तेलों को कार्बन परमाणु में द्विआबंध होता है, और जब निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को गैस को 373 केल्विन पर गुजारा जाता है हाइड्रोजन से, तो घी बन जाता है। ये वाला देखो, वनस्पति तेल निकल डाला, घी बन गया। भाई साहब मजे, घी बन गया है, घी बन जा रहा है। सही है कि नहीं है? एसिटिक अम्ल की संरचना, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। तो ये संरचना सब विषम परमाणु का उदाहरण, एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। एथेन ये पढ़ा। मेथ और एथ, मेथ में एक कार्बन होता है, मेथ में कितना कार्बन होता है, एक, और एथ में दो, और एन है तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए 1 2 3 4 और 1 2 ऐसा। ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आनी चाहिए। और बताओ, विषम परमाणु है, जैसे हम बात कर रहे थे ना विषम परमाणु, जैसे इसके सबके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये तो क्लोरो प्रोपेन बन गया। तो ये मतलब जो हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को जो प्रतिस्थापित करता है उसे आप क्या कह सकते हैं, प्रतिस्थापित करने वाले को विषम परमाणु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विषम परमाणु। और साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम या सल्फोनिक लवण होते हैं। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस यहाँ पर लिखा हुआ है। और मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ये एथेन की है, मेथेन ऐसा होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना यहाँ पर 1 1 2 1 2 ऐसे करोगे तो बन जाएगी। ठीक, तो ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। मेथेन की वापस आएगी संकलन अभिक्रिया मैंने अभी बताई आपको, संकलन अभिक्रिया ये पढ़ी। ये जो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया थी उसे हम संकलन अभिक्रिया, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया वापस आ गई। और साबुन की मिसेल की संरचना बनानी है। और उधर क्या क्या आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला देखो। कार्बन के 2 विशिष्ट लक्षण लिखिए जिसके कारण वो बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है, और कार्बनिक यौगिकों में आबंध की प्रकृति बतानी। तो 2 कारण है, कार्बन इतने ज्यादा यौगिक बनाता है, इसके 2 कारण हमेशा बताते हैं हम। एक तो होता है सतु संयोजकता और एक होता है संकलन। संकलन का मतलब वो कार्बन क्या होता है, कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बहुत सारे बंध बनाने की क्षमता रखता है, इसे आप संकलन कहते हैं। कार्बन के एक परमाणु 1 या 2 या 3 बंध से जुड़ सकता है।
और सतु संयोजकता कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। इस कारण ये कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ बना देगा यौगिक, या फिर किसी अन्य तत्व के साथ आबंध बना देगा, चाहे हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन या अन्य किसी के साथ भी कार्बन यौगिक बना देता है। इन 2 कारणों के कारण ही इतने सारे यौगिक बनाता है। और सहसंयोजी आबंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो आबंध बनता है वो सहसंयोजी आबंध होता है। एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना मैंने बता दी। बेंजीन का अणु सूत्र समजातीय श्रेणी, कोई खास बात नहीं है। और ये आ गया मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये मानव पाचन तंत्र का चित्र है। डायग्राम तो कोई न कोई ध्यान में रखना और इसके बारे में लिख, भोजन का पाचन कैसे होता है। तो पाचन के बारे में आपको ये वाली बातें पता होनी चाहिए, ठीक। पाचन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं। उत्सर्जन, किडनी होती है उत्सर्जन में, वो वाली ये बता देना। और उसके अलावा ये डायलिसिस वाला है, डायलिसिस पूछा जा सकता है। अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन है भाई, हार्मोन 4-5 हार्मोन जो है सारे के सारे आप ध्यान में रखेंगे तो काम आएगा। जो नियंत्रण और समन्वय में है वहां से पूछा जाए, या फिर यहाँ से हार्मोन पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे। तो अग्नाशय से कौन सा इंसुलिन स्रावित होता है, ये क्या करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। क्या करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। ये बार बार क्यों आता है भाई। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि कहाँ से आएगा भाई, अच्छा उत्तर, कोई बात नहीं। वाष्पोत्सर्जन का अर्थ होता है जब पौधे में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो पत्तियों के अंदर उपस्थित रंध्रों से पानी बाहर निकलता है और भाप बन के उड़ जाता है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जल वाष्पोत्सर्जन में जल की गति कैसे होती है, जल की गति ये देख लो, डायग्राम बना रखा है। पादपों में जल परिवहन की प्रक्रिया समझाओ। पादपों में जल का परिवहन करने के लिए हमारे पास एक विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है, जिसे हम कौन सा उत्तक कहते हैं भाई, कौन सा उत्तक होता है, जाइलम। और फ्लोएम किसका परिवहन करता है, फिर फ्लोएम, फूड, भोजन का, जल से जाइलम। और ये हो गया, ठीक है। आरबीसी का रंग लाल किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और आरबीसी का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण। पूछा जाए खून का रंग लाल क्यों होता है, तो भी हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका मदद करती है, सहायक होती है, प्लेटलेट्स, बिम्बाणु, थ्रोम्बोसाइट, इसका नाम प्लेटलेट्स भी होता है। कौन सा लेट्स, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ये भी ध्यान में रखना। और उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए पादप कौन से विधि, पादपों में तो अलग ही मामला है। देखो पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है, पादपों में श्वसन क्रिया के दौरान जो CO2 उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जल वाष्प को सामान्य विसरण द्वारा रंध्रों और वात रंध्रों द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थ पत्तियों, साल, फलों में पहुंचा दिया जाता है। इनके पृथक होने से जैसी पत्तियां टूटी या साल टूटी या फल टूटा, वहां से उत्सर्जी पदार्थ खत्म, यानी कि वो किसी और के साथ चला जाएगा। और गोंद है, रेजिन है या फिर टेनिन है, ये मृत होते हैं और ये बाहर निकाल दिए जाते हैं मृत भाग से। आपने देखा होगा गूंद कैसे निकलता है, वो बाहर निकाल दिया। अनावश्यक जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में मुक्त किया जाता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थों को पौधों की जड़ों से सीधे सीधे मिट्टी में मिला दिया जाता है। लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम का नाम टाइलिन या एमाइलाइज एंजाइम। श्वसन किसे कहते हैं, भाई साहब क्या गजब प्रश्न है। पर्यावरण, रक्त एवं कोशिकाओं के बीच में गैसों, कौन सी, CO2 और ऑक्सीजन का विनिमय श्वसन कहलाता है। कहाँ, पर्यावरण और हमारे ऑक्सीजन में, सॉरी ऑक्सीजन क्या, हमारी कोशिकाओं में CO2 और ऑक्सीजन का विनिमय हो रहा है ना, लेन देन हो रही है ना,
उसे हम श्वसन कहते हैं। मानव श्वसन का नामक चित्र देख लो, ये नासिका वगैरह, ये तो डायग्राम तो आप लोग जानते ही हैं। मानव मस्तिष्क आ गया, ये क्या आ गया, मानव मस्तिष्क। चीजें मैं जल्दी जल्दी इसलिए कवर करा रहा हूँ क्योंकि आपको वापस पढ़ना भी है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ जिससे आप लोग आसानी से समझ पाएं कि पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है। मस्तिष्क के बारे में हमें बताना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा मस्तिष्क का डायग्राम। डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए। डायग्राम मैंने अच्छे से बनाना सिखा रखा है। तो ये देखो, अग्र मस्तिष्क, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और पूरे मस्तिष्क के 2/3 भाग को बनाता है। इसे बड़ा मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक परमस्तिष्क होता है, एक डायनसेफिलॉन होता है। मैंने बताया बुक में शायद डायनसेफिलॉन नहीं लिखा है, बुक में डायनसेफिलॉन नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। और परमस्तिष्क की हम बात करते हैं। ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां यहाँ से प्राप्त प्रेरणाओं एवं का विश्लेषण करती है, समन्वय करते हैं। हमारी बुद्धिमत्ता, निपुणता, चेतना, स्मृति और कहाँ पढ़ रहा हूँ यहाँ शक्ति, ऐसी क्रिया ऐसी को नियंत्रित करता है। मैंने जो नोट्स दे रखे हैं उनमें से आप ये पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। नोट्स मैंने डाल रखे हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल रखे हैं। व्हाट्सएप चैनल से आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रकाश अनुवर्तन क्या है? प्रकाश की दिशा, प्रकाश की वजह से प्रभावित होने वाली गति प्रकाश अनुवर्तन होती है। और ये प्रकाश की तरफ जो गति होती है उसे धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। जो प्रकाश की विपरीत दिशा में होती है उसे ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन है सिंपल सा, जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ये मादा जनन तंत्र है। ये कौन सा जनन तंत्र है? मादा। उत्तक संवर्धन नहीं है, पूछा ही नहीं जाएगा। इधर से देखते हैं और क्या, हाइड्रा। अमीबा में प्रजनन विधि होती है द्विखंडन के द्वारा। अमीबा क्या करता है? 2 भागों में टूटता है। ये भी आपको बताना चाहिए। अमीबा का डायग्राम पता होना चाहिए आपको कैसे टूटता है। मुकुलन और हाइड्रा में मुकुलन का सचित्र वर्णन। मुकुलन क्या होता है? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें वयस्क शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे आप क्या कहते हो? मुकुल कहते हो। मैंने ये ऐसा मुकुल बनेगा, धीरे छोटा सा क्या बन जाएगा? ये मुकुल बनेगा और धीरे धीरे ये बड़ा हो जाएगा और ये धीरे धीरे ये बड़ा होता होता यहाँ से अलग हो जाएगा और ऐसी स्थिति में ये क्या बन जाएगा? एक अलग हाइड्रा बन जाएगा। तो बताओ अब कितने हाइड्रे हो गए? अब 2 हाइड्रे हो गए, एक हाइड्रा ये, एक हाइड्रा ये। तो ये हाइड्रा में कौन सा, इसे हम क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। ये हाइड्रा में कौन सा जनन हो गया? मुकुलन हो गया। कौन सा हो गया भाई? मुकुलन हो गया। चलो, तो काफी चैप्टर तक हम आगे। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का विखंडन होता है? बहुखंडन होता है। बहुखंडन ये लिखा हुआ ना। और बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले जीव का नाम पूछा जाए, देखो एक बार 2014 में पूछा गया कि प्लाज्मोडियम किस प्रकार का विखंडन है, तो हमें कहा बहुखंडन। अब की बार पूछा गया कि बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम बताओ, उल्टा पूछ लेते हैं। क्वेश्चन यही है, इंपॉर्टेंट बातें यही है, इनको उल्टा सीधा घुमा फिरा के पूछा जाता है। इस बात को तुम नालायकों ध्यान रखना। कायिक परिवर्तन किसे कहते हैं? कायिक परिवर्तन का एक लाभ बताओ। वैसा जनन जिसमें पौधे के किसी भी एक भाग को, कायिक भाग से एक नया पौधा बना दिया जाए तो इसे हम कायिक परिवर्तन कहते हैं। और इसमें ऐसे पौधे को उगाया जा सकता है जिसमें बीज ही नहीं उत्पन्न हो रहा है या बीज पैदा करने की क्षमता नहीं, जैसे केला, संतरा, अंगूर, गुलाब आदि को। और नेक्स्ट देखो, खंडन, पुनरुद्भवन और मुकुलन, इनको भी बताना। मुकुलन, खंडन, मां से रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। प्लेसेंटा भी कहते हैं इसे और अपरा भी नाम होता है। यदि अंड का निषेचन नहीं होता तो क्या होगा? अंड का निषेचन नहीं होता है। अंडे का निषेचन नहीं होगा तो सिंपल सा है कि गर्भाशय जो है, गर्भाशय के अंदर एक परत और बनती है। जो गर्भाशय के अंदर वाली परत होती है वो जाडी हो जाती है, थोड़ी स्पॉन्जी हो जाती है, मोटी हो जाती है, वहां पर रक्त भर जाता है। लेकिन जैसे ही अगर अंडे का निषेचन नहीं होगा तो वो परत टूट जाएगी और वो परत जो है वो खून और म्यूकस के रूप में शरीर से बाहर निकलेगी, योनि मार्ग से बाहर निकलेगी खून और म्यूकस के साथ, जिसे हम ऋतुस्राव बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऋतुस्राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋतुस्राव।
यहाँ लिखा हुआ है मासिक शक्र भी जिसे कहते हैं, ऋतुस्राव या रजोद्रम हो जाएगा और ये 2 से 8 दिन तक चलता रहेगा, खून बाहर निकलता रहेगा। उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी विधि, जनन विधि का नाम बताइए जिसके बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो सके। अभी बताया मैंने, कौन सा? कायिक प्रवर्धन। उभयलिंगी पुष्प जिसमें क्या हो, नर जननांग भी हो पुंकेसर और स्त्री जननांग यानी मादा जननांग हो स्त्री केसर, उन्हें हम उभयलिंगी कहते हैं, जैसे सरसों। और एक लिंगी पूछा जाए जिसमें सिर्फ एक लिंग हो, पपीता, ध्यान। और यदि भ्रूण परिवर्तन के दौरान प्लेसेंटा शक्तिग्रस्त हो जाए तो शक्तिग्रस्त हो जाएगा तो मामला गड़बड़, जो प्लेसेंटा काम करती है वो नहीं हो पाएगा। मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम अंडाशय और मादा जनन तंत्र का नाम अंग चित्र। मानव प्रजनन की 2 अवस्थाओं को समझिए। ये जनन तंत्र का डायग्राम आना चाहिए भाई, युग्मक जनन और निषेचन। वर्षण द्वारा स्थापित होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और नर जनन तंत्र के 2 द्वितीयक लैंगिक अंग, वर्षण तो होता है प्राथमिक, और द्वितीयक में कौन हो गया? वर्षण कोश है, शुक्रवाहिनी है ना, और पेनिस है, ये सारी चीजें। तो ये हो गया। ये भाई साहब क्या बात है, जो मैंने डिलीट करना चाहता वो अंदर ही रहे, कोई बात नहीं, रहे तो रहे। हमारे का ज्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ है। सर बताओ कितना टाइम हुआ होगा? मैं कितना? ज्यादा नहीं, कितना? आधा घंटा या 1 घंटा या 1.5 घंटा? 1 घंटा से कम या ज्यादा? ज्यादा। तो क्या 1 घंटे में पूरी विज्ञान कर रहे हैं भाई, 1.5 घंटा। अभी हम कितने पाठ कर गए? अच्छा बताओ, ये कौन सा चैप्टर है? 8वां। तो 8वां तो हो गया, पीछे तो पार्टी कम रहे। चलने दो भाई, चलो देखते हैं। अच्छा, मानव में लिंग निर्धारण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? अगर ये तुम्हें नहीं आए तो तुम टेंशन मत लेना, तुम करना XY, ये हो गया नर और मादा XX, और इनका जोड़ो XX, इनका जोड़ो XX, और वापस इनका जोड़ो XY, और इनका जोड़ो XY। बस ये मैंने बता रखा है। मटर के लंबे और बुने अप्रभावी लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराने पर F2PD में प्राप्त संतति का लक्षण अनुपात बताओ। लक्षण अनुपात, एक होता है जीन अनुपात, तो उसे हम जीनोटाइप बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप। और ये लक्षण अनुपात पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है? फिनोटाइप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फिनोटाइप। तो वो बताओ। या फिर इसी के साथ इसने पूछ लिया मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण का आरेख भी बनाओ। तो कोई बात नहीं, देखो ये हमने क्या किया, शुद्ध लंबा लिया और शुद्ध बुना लिया, इसका संकरण। अच्छा, इसने पहले अनुपात लिख दिया, 1:2:1, ठीक है। ये है F1 F2 पीढ़ी का, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देख लो, अप्रभावी और प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखते हैं प्रभावी है, जो F1 पीढ़ी में दिख नहीं पाते वो अप्रभावी है। आहा, जाएगा भाई। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर चयन करने के 4 कारण, और मेंडल के प्रभाविता नियम को एक उदाहरण द्वारा समझाओ। मेंडल ने मटर का पौधा क्यों लिया, इसके क्या कारण है? तो हम क्या कहेंगे, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर का चयन इसलिए किया क्योंकि एक तो छोटा शाकीय पादप है, छोटा सा है, कम जगह में कई सारे पादप उगाए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये 1 वर्षीय पादप है और इसका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, जिसके कारण साल में ये 2-3 पीढ़ी देख सकते हैं इसकी। और ये स्वपरागृत होता है क्योंकि पुष्प द्विलिंग होता है, और पुष्प नौकाकार होता है, और विपुंसन विधि से कृत्रिम परागण कराया जा सकता है। इसमें युग्म विकल्पित
क्या नाम लिखा है, लक्षण यानी विपर्यासी लक्षण स्पष्ट दिखाई देता है। मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या था ये बताओ। एक संकर संकरण के प्रयोग में जब एक ही लक्षण के दो विरोधी गुणों वाले पौधों के बीच में संकर कराया गया तो F1PD में वही पौध लक्षण दिखा जो प्रभावी था, जिसे इसने प्रभाविता का नियम दिया। तो ये है। अब की बारी आ गया परावर्तन अपवर्तन। समतल दर्पण से बनने वाले ड्राइवर, ये देखो ड्राइव सबसे शुरू से बढ़ता है, ये अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है ये वाला। वाहन की हेडलाइट में कैसा दर्पण प्रयुक्त होता है, हेडलाइट में दर्पण भी होता है, लेंस भी होता है। तो दर्पण कैसा लगेगा, अवतल, इस तरह का लगता है ना कि नहीं लगता है। तो दर्पण कैसा लगता है भाई, अवतल। ये हेडलाइट है, ये हेडलाइट है, ऐसा नहीं है, ऐसा दर्पण है, ऐसा। ये ऐसा हेडलाइट होती है कि नहीं होती, इधर से लाइट आती है। तो बताओ ये दर्पण कैसा है, बोलो अवतल। कौन सा है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ड्राइवर को रात्रि में किस प्रकार के प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिए और क्यों। रात्रि में समांतर प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि समांतर प्रकाश पुंज शक्तिशाली होता है जिससे सामने का मार्ग दिखाई देता है। साथ ही साथ समांतर प्रकाश पुंज में प्रकाश फैलता नहीं है, जिसके कारण चलने वाली चालक की आंखें सोती नहीं है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आप जब गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाते हो तो आपको फुल लाइट रखनी चाहिए, डिम लाइट नहीं रखनी चाहिए। डिम लाइट रखते, डिम में क्या होता है आपको पता है, डिम में प्रकाश फैलता है, पास पास में दिखाई देता है। जबकि फुल लाइट रखते हैं ना तो सीधा सीधा आगे तक दिखाई देता है, बहुत दूर तक दिखाई देगा। तो रात में चलाओ तो फुल लाइट चलाओ। दिन में देखा होगा, अभी वर्तमान की जो गाड़ियां आती है ना उनमें दिन में भी लाइट चालू रहती है, दिन में भी लाइट चालू रहती है। तो एक बात वो भी है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं लिखिए। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है सीधा होता है तो आभासी होता है और वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई होती है, और प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लेखित करो। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये परावर्तन का नियम भी है और अपवर्तन का नियम भी। अपवर्तन में सिर्फ अपवर्तित की जगह परावर्तन में परावर्तित किरण होता है। आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, और इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया स्नेल का नियम बताओ, छोरे कहते हैं सर स्नेल का नियम तो हमें पता ही नहीं। तो स्नेल का नियम तुम्हें प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को देखना होगा, और प्रकाश अपवर्तन का एक ये डायग्राम बनाना होता है। और किरण में आपतन कोण का मान बताओ, क्या बात है। क्या कह रही है, आपतन कोण का मान एवं अपवर्तित किरण का मान, आपतन कोण। अच्छा देखो ये अच्छा क्वेश्चन घुमा के दिया है। अब बताओ ये कौन सी किरण है, कोई सीधी आने वाली थी, ये 30 है, तो बताओ ये कितना होगा। तुम कहोगे सर 60, क्यों, क्योंकि अभिलंब और इस सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 का। तो ये वाला कोण कितना रह गया, ये रह गया 60 का, तो ये तो 60 हो गया। दूसरी बात ये किरण है नहीं, और अब ये कह रहा है एवं आप अपवर्तित किरण कौन सी है। हाँ भाई ये बताओ, तो कौन सी हो सकती है तुम बताओ। ओ, और इसने क्या लिखा, ओ ए बराबर पी। अपवर्तित किरण का नाम ओ ए, ओ ए बराबर पी। ये अपवर्तित किरण है क्या, आपतन कोण और अपवर्तित किरण। इसमें अपवर्तित किरण कैसे बता सकते हैं, एक किरण ये जा रही है, ये अपवर्तित होती, ये कैसे हो सकती है। खैर इसको छोड़ो। अपवर्तित किरण ये तो सीधी किरण है,
जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। और वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोली दर्पण, साइड दर्पण लगे रहते हैं ना, जहां से आप देखते हो गाड़ी पीछे कौन आ रही है, वो दर्पण उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल। बहुत बार पूछा गया उत्तल। चलो, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस, ये देखो लेंस सूत्र ध्यान में रखना है। एक होता है लेंस सूत्र, एक होता है दर्पण सूत्र। लेंस होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और वो होता है दर्पण सूत्र क्या? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है दर्पण सूत्र। ये ध्यान में रखना। और नेक्स्ट, गोली दर्पण में वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र को परिभाषित करो। ये काफी सारी बातें बता रखी है आपको, ध्यान में रख। माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा, माध्यम में अपवर्तनांक क्या होता है, और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना, ये आपको ध्यान में रखना। आवर्धन है, उधर परावर्तन के नियम है, ये ऐसे सवाल आपके बनने की संभावना है। और आंख का डायग्राम आना चाहिए। दीर्घ दृष्टि, इसमें ये मैं बता देता हूँ। तारों का टिमटिमाना बहुत अच्छे से बता रखा है। और मानव नेत्र की संरचना पूछा जा सकता है, क्या क्या होता है। समंजन क्षमता पूछी जा सकती है, नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में बिंब की स्थिति के अनुसार परिवर्तन करता है। नेत्र में जो लेंस लगा ना, उसकी फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी वस्तु कहाँ पर है उस हिसाब से परिवर्तन होता है ना। फोकस दूरी कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, तो उसे नेत्र की समझन क्षमता कहते हैं। दूरदर्शिता, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? न तो आगे का दिखता है, न पीछे का दिखता, मतलब न दूर का दिखता है, न पास का दिखता है। और इसमें द्विफॉक्सी लेंस लगाया जाता है, अवतल और उत्तल दोनों लेंस। और ऊपर वाला लेंस जो होता है अवतल होता है, निचला वाला लेंस उत्तल होता है, ये भी है। और मानव की नेत्र का चित्र बनाना था। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, आपको पता है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है? 7, जिसे हम कहते हैं विबगयोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग होता है श्वेत में। तो यह है ये लेंस की क्षमता का, लेंस द्वारा किरणों को फैलाना या इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है उसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका P बराबर 1/f होता है, और f किस में होता है? मीटर में। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। f किस में होता है? लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, एक दूसरे के उल्टी होती है। और यदि f मीटर में हो तो P का मात्रक डायोप्टर होता है। क्षमता का मात्रक पूछा जाता है कभी भी। क्षमता का मात्रक क्या होता है? इसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ, डाईऑप्टर। ठीक बात। परितारकिका की पेशियां, इधर वाला देखो। पानी में, ये देखो ये मस्त है। मैं भरे कांच के पात्र में आंशिक डूबी हुई पेंसिल का तिरछा किसके कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आपके प्रकाश के अपवर्तन। परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। किसको करती है? तो ये करती है पुतली का आकार को। पुतली का आकार छोटा या बड़ा कर देती है। विद्युत फ्यूज किस प्रकार का परिपथ और सांधित्रों, मतलब उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करता है? फ्यूज, आपको पता है फ्यूज क्या होता है? फ्यूज क्या होता है कि ये देखो, फ्यूज विद्युत धारा, यहां से पढ़ते हैं, विद्युत फ्यूज परिपथों एवं संधारित्रों की सुरक्षा किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक रूप से उच्च मान की विद्युत धारा को उनमें प्रवाहित नहीं होने देता है। विद्युत फ्यूज ऐसी धातु या मिश्र धातु के तार का ऐसा टुकड़ा होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है और प्रतिरोधकता भी कम होती है। जबकि जब परिपथ में निर्दिष्ट मान से ज्यादा मान की विद्युत धारा आती है तो फ्यूज का तार का तापमान ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे तार गर्म होकर पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है।
तो ये है। और ये नंबरिकल क्वेश्चन है। और समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 3 प्रतिरोधों का परिपथ का चित्र बनाना और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, ये इंपॉर्टेंट है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, तो ये है। और एक 12 ओम के प्रतिरोध के 3 बराबर टुकड़े इन्हें त्रिभुजाकार आकृति में जोड़ा गया है। तो त्रिभुजाकार जोड़ा गया, त्रिभुज के किसी एक भुजा के दोनों सिरों के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये नंबरिकल क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे। और चुंबक के सजातीय सिरों में परस्पर क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत सिरों में आकर्षण होता है। और ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है? जनरेटर, है ना। एमीटर क्या करता है? एमीटर, जिस एमीटर विद्युत धारा में जो मान होता है उसको दर्शाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं जनरेटर की। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर को आप घुमाओगे तो क्या बन जाएगी? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसका एक उल्टा होता है, एक मोटर। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मोटर, विद्युत मोटर जिसे कहते हैं। ये क्या करता है? विद्युत इसमें देंगे तो मोटर घूमती है, सही है कि नहीं है? विद्युत देंगे तो क्या हो जाएगी? मोटर घूमती है। अच्छा, एक होता है अमीटर, इसको एमीटर या अमीटर कहते हैं। और एक होता है वोल्ट मीटर, ये विभवांतर मापता है, ये विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा को मापता है। और बताओ, चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? क्योंकि चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि वह एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूचक को रखने पर उसकी सुई दोनों दिशाओं में जाएगी। दिक् सूचक होता है और उसकी सुई धारा की दिशा में जाती है। अगर विद्युत धारा ये उस रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो सुई दोनों दिशाओं में कैसे जाएगी? दोनों दिशाओं में तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो नहीं होता, इसलिए काटती भी नहीं है। खाद्य श्रृंखला को परिभाषित करिए और एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के आरेख को बताइए। खाद्य श्रृंखला, एक होता है खाद्य जाल। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे अनेक जीव होते हैं जो एक दूसरे को खाकर अपनी आहार संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जीव एक दूसरे को खाते हैं तो उससे एक श्रृंखला बनती है जिसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए। यही आपको पता है सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से उत्पादक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उत्पादक से शाकाहारी और शाकाहारी से मांसाहारी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी जो होता है वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट का कारण होता है CFC, और CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ध्यान रखें। और पारितंत्र संगठनों को समझाओ। पारितंत्र में 2 प्रकार के संगठक होते हैं, एक जैव संगठक होता है, एक अजैव संगठक होता है। एक तो जैव घटक होते हैं या एक अजैव घटक होता है। तो ये है, तो बताओ कार्बनिक, ये अलग अलग, इनको अजैव घटकों को अलग अलग बांटा। अकार्बनिक है, पहला हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फास्फोरस वगैरह, सल्फर है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक। चलो ये देखते हैं, अकार्बनिक है। और कार्बनिक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये कार्बनिक है। जल वायु है, इसके अंदर मृदा, जल, वायु, दाब ये आते हैं, आर्द्रता ये आता है। जैविक घटक 3 प्रकार के, उत्पादक है, उपभोक्ता है। उपभोक्ता कितने प्रकार के? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। फिर आता है अपघटक जो सबको नष्ट करता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को रोकती है?
पराबैंगनी किरणों को रोकती है। कौन सी? पराबैंगनी। डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज का कप के क्या लाभ है भाई? प्लास्टिक हर तरह से नुकसानदायक होता है। आर श्रृंखला अभी बता दिया मैंने। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी दो अम्लीय ऑक्साइड का नाम बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पहले भी बताया। और पवनों का देश किसे कहते हैं? डेनमार्क को। और क्या बताया आपको? अपशिष्ट किसे कहते हैं? हमारी दैनिक गतिविधियों के द्वारा उत्पादित ऐसे पदार्थ जो अनुपयोगी है, जो किसी काम के नहीं है, उन्हें जो हम बाहर फेंक देते हैं जिन्हें, उन्हें अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है। पदार्थ, ये कहाँ ऊपर गया भाई? पदार्थ जो जैविक क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय। और जो जैविक क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होते उन्हें अजैव निम्नीकरणीय। ठीक बात। कृषि के कारण कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं? बहुत सारे चीजें निकलती हैं। कुछ कृषि से उत्पाद ऐसे बनते हैं जो सड़ते ही नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं सड़ जाते हैं, तो वो तो ठीक है। ये अच्छा है ना। वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं हो पा रहा है, अपशिष्टों के किस वर्ग में? वो अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, और एक होता है जैव निम्नीकरणीय। और भस्मीकरण, भूमि भराव, ये कुछ नहीं है। इसी के साथ ये हमारे सभी चैप्टर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। एक बार हमने रिवाइज कर लिया और उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी सहायता करेंगे और इन्हीं में से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, साथ ही साथ आप किताब या नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिए। आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं परीक्षा के बाद और बोर्ड की तैयारी को और मजबूत बनाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने मित्रों को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।